हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज हम एसएफएम में स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। टॉपिक का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी पॉलिसी क्या होती है, किसी भी चैप्टर को कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर के नाम को समझना, ताकि हम ये समझ सकें कि सर अंदर हमें क्या कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। सिक्योरिटी, देखो सिक्योरिटी में आप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो भी सिक्योरिटी मार्केट में सिक्योरिटीज डील की जाती है उनमें से कोई भी सिक्योरिटी यहां पे आप कवर कर सकते हो। एनालिसिस, सर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, सिक्योरिटी में कवर इक्विटी शेयर कैपिटल, इट मे कवर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट मे कवर डिबेंचर्स, इट मे कवर्स बॉन्ड्स। ये सारी की सारी सिक्योरिटी का पार्ट हो सकती है। सिक्योरिटी एनालिसिस की जब बात आती है तो सिक्योरिटी का एनालिसिस किया जाता है फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी का जो एनालिसिस करते हैं हम इस चैप्टर में, वो हम करते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्योरिटी का जो एनालिसिस हम करते हैं इस टॉपिक में वो किया जाता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्योरिटी का जो एनालिसिस किया जाता है वो किया जाता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर एक इन्वेस्टर किसी भी सिक्योरिटी को एनालाइज करते वक्त, एनालाइज करने का मतलब अगर मैं एज एन इन्वेस्टर एक सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं तो मैं उस सिक्योरिटी को कैसे एनालाइज करूं कि मुझे इस सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं उसकी मेनली दो कैलकुलेशन करके देखूंगा। एक तो ये, अगर मैं इस सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे वहां से रिटर्न क्या जनरेट होगा। एक तो इन्वेस्टर क्या जानना चाहेगा, एक तो इन्वेस्टर ये जानना चाहेगा कि अगर मैं किसी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे उस सिक्योरिटी से क्या रिटर्न जनरेट होगी। लेकिन देखो सिक्योरिटी जो होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स वगैरह, ये सिक्योरिटीज हमेशा मार्केट की रिस्की सिक्योरिटीज होती है। रिस्की सिक्योरिटीज का मतलब है वो सिक्योरिटीज जिनमें आपको फायदा हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है। वो सिक्योरिटीज जिसमें आपको नुकसान होने के चांसेस ही नहीं होते वो होती है रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। लाइक गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं, एफडी होती है रिस्क फ्री होती है। लेकिन आप अगर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करोगे, किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा डालोगे, म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इन्वेस्टर सिक्योरिटी से क्या रिटर्न आने की उम्मीद है, उसके साथ साथ यह भी जानना चाहेगा कि रिस्क क्या है। मतलब अगर मैं कहता हूं कि 20% रिटर्न आने के चांसेस है, अगर 20% रिटर्न आने के चांसेस है तो लॉस होने के क्या चांसेस है, वो जो लॉस होने के चांसेस है दैट इज रिस्क, दैट इज रिस्क। तो अगर एक इन्वेस्टर किसी सिक्योरिटी को एनालाइज करना चाहता है फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक इन्वेस्टर दो मेनली कैलकुलेशन वहां से जानना चाहेगा। सर इस सिक्योरिटी से रिटर्न क्या जनरेट हो सकती है और इस सिक्योरिटी के साथ क्या रिस्क अटैच्ड है, मतलब क्या प्रॉफिट हो सकते हैं तो क्या लॉसेज हो सकते हैं, वो दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए चलेंगे। ये तो है बात सिक्योरिटी एनालिसिस की। तो इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग में क्या सीखेंगे, स्टार्टिंग में हम यही सीखेंगे कि सर किसी भी सिक्योरिटी की रिटर्न कैसे कैलकुलेट की जाए और सिक्योरिटी के साथ जो रिस्क अटैच होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाए। रिस्क की अगर मैं बात करूं तो हम यहां पे रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन से इंडिकेट करते हैं। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो रिस्क को हम यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन से इंडिकेट करते हैं। एक इन्वेस्टर जानना चाहता है कि मुझे इस सिक्योरिटी से क्या रिस्क है, तो उसके लिए
वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता है। तो यू कैन से सर इन सिक्योरिटी एनालिसिस हम रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद बात आती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो के मतलब की अगर मैं बात करूं, पोर्टफोलियो की अगर मीनिंग की मैं बात करूं, तो पोर्टफोलियो का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। पोर्टफोलियो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब आपको सारा का सारा अपना इन्वेस्टमेंट एक सिक्योरिटी में नहीं करना चाहिए। आपको अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाहिए एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में। जैसा कि आपने कहावत सुनी होगी कि हमें अपने सारे के सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो बास्केट गिर गई सारे के सारे अंडे बेकार हो जाएंगे। तो बस वही कहानी है कि हमें अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक सिक्योरिटी में नहीं रखना चाहिए, हमें सिक्योरिटीज का ग्रुप बना लेना चाहिए। कुछ ऐसी सिक्योरिटी हो जिसमें रिस्क फ्री हो, मतलब रिस्क ही ना हो, तो कुछ ऐसी सिक्योरिटी आप रख सकते हो जिनमें रिस्क हाई हो तो रिटर्न भी हाई आने के चांसेस हो। बाकी तो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर का नेचर क्या है, क्योंकि मार्केट में कुछ इन्वेस्टर एग्रेसिव नेचर के होते हैं, रिस्की नेचर के होते हैं। वो कहते हैं हमें रिस्क ज्यादा से ज्यादा चाहिए और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा चाहिए। कुछ इन्वेस्टर होते हैं मुझे कम रिटर्न से भी काम चल जाएगा बट रिस्क कम से कम होनी चाहिए। तो इन्वेस्टर के अपने नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा, मतलब ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी सिलेक्ट करेगा। बट सारा का सारा पैसा एक ही तरीके की सिक्योरिटी में तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब होता है ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा पैसा फार्मा इंडस्ट्री में लगा दो, ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा पैसा स्टील इंडस्ट्री में लगा दो, ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा पैसा पावर इंडस्ट्री में लगा दो। नहीं, आपको कुछ सिलेक्ट कर लेनी चाहिए इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंगली, जहां पे आपको ज्यादा बेटर रिटर्न लगता है विद मिनिमम रिस्क, वहां पे आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, वहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप कहते हो सर मैंने सिक्योरिटी ए में 1 लाख रुपए लगा दिया, बी में 2 लाख लगा दिया, मैंने टोटल 3 लाख रुपए लगाया सिक्योरिटी ए और बी में, तो ये आपका पोर्टफोलियो बन गया 3 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है जिसमें 2 सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी। तो ये क्या बन गया, आपका पोर्टफोलियो बन गया। बस हमें उस पोर्टफोलियो को क्या करना है, मैनेज करना है। पोर्टफोलियो को मैनेज करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कम से कम रिस्क के साथ कैसे कमाई जाए, बस वो पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट होता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें सिक्योरिटी का एनालिसिस सीखना है। और मेनली अगर मैं बात करूं आज की क्लास में मेन अपना टारगेट रहेगा सर सिक्योरिटी को एनालाइज करना कि एक सिक्योरिटी की रिस्क कैसे कैलकुलेट की जाए और एक सिक्योरिटी की रिटर्न कैसे कैलकुलेट की जाए। और इस सीक्वेंस में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी की रिटर्न कैसे कैलकुलेट की जाए। अगर हमें एक सिक्योरिटी से रिलेटेड रिटर्न कैलकुलेट करनी है तो आप अपने आप को एज एन इन्वेस्टर रख के देख लो, आप अपने आप को इन्वेस्टर की जगह रख के देख लो। आपने एक शेयर में 50 रुपए इन्वेस्ट किया, एक शेयर खरीदा 50 रुपए का, कंपनी ने आपको 5 रुपए का कुछ टाइम के बाद डिविडेंड दे दिया और आपने 1 साल के बाद उस शेयर को से एग्जांपल 60 रुपए में बेच दिया। 50 रुपए का आपने खरीदा, कुछ टाइम के बाद आपको 5 रुपए का डिविडेंड मिल गया वहां से, देन 1 साल के बाद से एग्जांपल आपने उसको 60 रुपए में बेच दिया। आप खुद सोचो आपकी रिटर्न क्या है। सर एक तो 5 रुपए मुझे डिविडेंड मिल गया, साथ में 50 रुपए का शेयर मैंने 60 रुपए में बेचा, 10 रुपए वहां कमा लिया मैंने, तो कहीं ना कहीं आपने 15 रुपए कमा लिए। कितना इन्वेस्टमेंट करके, सर मैंने 50 रुपए इन्वेस्ट किया था, तो 30% आपकी रिटर्न है। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ पे सिक्योरिटी की रिटर्न कैलकुलेट करनी है। तो सिक्योरिटी रिटर्न का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है सर, ईयर एंड वैल्यू। आप ईयर एंड वैल्यू की जगह सेल वैल्यू भी लिख सकते हो, ईयर एंड वैल्यू की जगह सेल वैल्यू भी लिखी जा सकती है, माइनस ईयर बिगिनिंग वैल्यू। ईयर बिगिनिंग वैल्यू की जगह परचेज वैल्यू भी लिखी जा सकती है, बाई वैल्यू कि किस वैल्यू पे आपने खरीदा था, परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट। तो सर 60 रुपए में बेचा, 50 रुपए में खरीदी हुई चीज, 10 रुपए का ये बेनिफिट हो गया मेरे को। प्लस अगर आपने
शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो हो सकता है आपको डिविडेंड इनकम मिल जाए। आप कहते हो सर मैंने तो डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको यहां पे इंटरेस्ट इनकम मिल सकती है। आपने किसी एसेट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से आपको कोई कैश फ्लो जनरेट हो सकता है। सिंपल कहूं तो सेल और परचेज वैल्यू के डिफरेंस के अलावा आपको अगर यहां से कुछ भी रिटर्न जनरेट हो रही है, जो कि शेयर के केस में डिविडेंड के नाम से हो सकती है, डिबेंचर्स बॉन्ड्स के केस में इंटरेस्ट के नाम से हो सकती है, एसेट में पैसा डालोगे कैश फ्लो के नाम से हो सकती है, जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो आप कंसीडर कर सकते हो। डिवाइडेड बाय हमेशा कंसीडर किया जाता है ईयर बिगिनिंग वैल्यू, या फिर अगर आप परचेज कॉस्ट लिख रहे हो तो परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट लिख रहे हो तो परचेज कॉस्ट। और ये जो रिटर्न होती है ये प्रैक्टिकली परसेंटेज में शो की जाती है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया जाता है। तो सिक्योरिटी रिटर्न को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है सर, सेल वैल्यू क्या है, परचेज वैल्यू क्या है, या फिर ईयर एंड वैल्यू क्या है, ईयर बिगिनिंग वैल्यू क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड आपको वहां से क्या इनकम और जनरेट होगी लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट या कैश फ्लो के नाम से, डिवाइडेड बाय ईयर बिगिनिंग वैल्यू मल्टीप्लाई 100 करके हम रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। हेडिंग पुट कीजिए सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और ये जो दो स्लाइड्स आई है आपके सामने, ये दो स्लाइड्स आपने कॉपी करनी है। देन मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगा सिक्योरिटी रिटर्न को लेकर, ताकि एक फॉर्मूले का एप्लीकेशन कवर हो जाए। हेडिंग पुट करो और इस दो स्लाइड को, इन दो स्लाइड्स को आप कॉपी कर लीजिए जो आपके सामने मैंने अभी रखी है। एक क्वेश्चन में सिक्योरिटी रिटर्न कैलकुलेशन का एप्लीकेशन देख लेते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए किस तरीके से हमें सिक्योरिटी रिटर्न कैलकुलेट करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो अपने नोट्स में, ए लिमिटेड नेवर पेज डिविडेंड। एक कंपनी है ए लिमिटेड, कभी डिविडेंड पे नहीं करती, मतलब डिविडेंड इनकम आप एक्सपेक्ट मत करो। इट्स इक्विटी शेयर, सिक्योरिटी है यहां पे इक्विटी शेयर, इज करंटली सेलिंग एट ₹25। अभी इसका प्राइस 25 रुपए चल रहा है। मान लो आज आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो सर 25 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए परचेज वैल्यू होगी। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा फाइंड द परसेंटेज रिटर्न। रिटर्न निकालनी है परसेंटेज टर्म में। इफ द प्राइस आफ्टर 1 ईयर, अगर एक साल के बाद इस शेयर का प्राइस हो जाए पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली 20 रुपीज।
आज एक शेयर का प्राइस 25 रुपए चल रहा है, अगर एक साल के बाद इस शेयर का प्राइस हो जाए 20 रुपए, तो इसकी परसेंटेज में रिटर्न क्या होगी? सर नेगेटिव में होगी, वो तो पता ही चल रहा है, क्योंकि 25 रुपए का शेयर अगर 20 रुपए का हो जाएगा, ऑफ कोर्स रिटर्न नेगेटिव साइड में चली जाएगी। हम हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 1, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, सिक्योरिटी रिटर्न इज इक्वल टू, सिक्योरिटी रिटर्न इज इक्वल टू सिक्योरिटी रिटर्न इज इक्वल टू, सर ईयर एंड वैल्यू जो कि एज पर क्वेश्चन 20 रुपीज है, माइनस ईयर बिगिनिंग वैल्यू जो कि एज पर क्वेश्चन 25 है, डिवाइडेड बाई, कोई डिविडेंड इनकम तो थी नहीं तो मैंने सीधा सीधा डिवाइड कर दिया है, ईयर बिगिनिंग वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। एज पर क्वेश्चन की फर्स्ट सिचुएशन कहती है अगर प्राइस हो जाए 20 रुपए, सर अगर प्राइस हो जाए 20 रुपए तो सिक्योरिटी की रिटर्न क्या होगी? तो सिक्योरिटी रिटर्न इज इक्वल टू, सिक्योरिटी रिटर्न इज इक्वल टू, सर ईयर एंड प्राइस हो जाएगा 20 रुपए, ईयर बिगिनिंग वैल्यू है 25, मतलब इन्वेस्टर खरीदेगा 25 रुपए में, इसको बेचना पड़ेगा 20 रुपए में, 5 रुपए का नुकसान होगा, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। तो सर यहां पे 5 रुपए का नुकसान है 25 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, तो नेगेटिव में 20% चला जाएगा, 20% का नुकसान है, सिंपल सी मैं बात करूं। सेकेंड सिचुएशन में ये कहते हैं मान लो प्राइस हो जाए आफ्टर 1 ईयर, सेकेंड पॉइंट कहता है 30 रुपए हो जाए, अगर एक साल के बाद प्राइस 30 रुपए हो जाएगा तो उस सिचुएशन में सिक्योरिटी रिटर्न क्या होगी? सर उस सिचुएशन में सिक्योरिटी रिटर्न ऑफ कोर्स आपकी पॉजिटिव में आएगी, ईयर एंड वैल्यू हो जाएगी 30, एज ए इन्वेस्टर आज आप खरीदोगे 25 रुपए में, डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 100, तो ये आपकी पॉजिटिव रिटर्न आ जाएगी 20% की। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में सिक्योरिटी की रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में सिक्योरिटी की रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 1 और ये आंसर आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद देखो, जैसे आंसर नंबर 1 जो था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसमें इन्वेस्टर क्या सोच रहा है? इन्वेस्टर सोच रहा है कि एक साल के बाद प्राइस 20 रुपए भी हो सकता है, तो 30 रुपए भी हो सकता है, क्योंकि देखो आप एस्टिमेट कर रहे हो फ्यूचर को, और फ्यूचर में जो प्राइसेस है ऑफ कोर्स एक इन्वेस्टर वेरिएबल प्राइसेस एक्सपेक्ट कर सकता है, और अगर ये प्राइसेस वेरिएबल है मतलब अलग अलग है, तो आप देख पा रहे हो रिटर्न भी अलग अलग है। तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन में अलग अलग रिटर्न्स गिवन होगी कि हमें -20% रिटर्न भी आ सकती है, 20% भी रिटर्न आ सकती है, और साथ में इसके चांसेस बता दिए जाते हैं कि -20% रिटर्न हो सकती है, इसके कितने परसेंट चांसेस है, इसी तरीके से पॉजिटिव 20% रिटर्न हो सकती है, इसके क्या चांसेस है, क्या चांसेस है, दैट इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके नेगेटिव 20% रिटर्न आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी पॉजिटिव 20% रिटर्न आएगी। अगर इस तरीके से हमें रिटर्न विद प्रोबेबिलिटी दे दी जाए, तो उस सिचुएशन में हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हेडिंग पुट करेंगे एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न को एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोला जाता है, एवरेज रिटर्न को एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोला जाता है। तो एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? सर एक सिक्योरिटी से हमें ऑन एन एवरेज क्या रिटर्न आ सकती है, और वो कब कैलकुलेट हो सकती है? जब हमें लगता है कि प्राइसेस 20 भी हो सकते हैं, तो प्राइसेस 30 रुपए भी हो सकते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी? तो सर इसके लिए क्वेश्चन हमें एक तो रिटर्न बता देगा,
जिसको आप या तो पूरा रिटर्न लिख लो या फिर इसके लिए सिंबल आर यूज कर लेना। जैसे से एग्जांपल, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें 20% माइनस में भी आने के चांसेस हैं और 20% पॉजिटिव आने के चांसेस भी हैं। तो इस तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि -20% रिटर्न भी हो सकती है तो 20 पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन साथ में आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी बताई जाएगी। साथ में आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी बता दी जाएगी कि सर क्या प्रोबेबिलिटी है, जिसको आप शॉर्ट में P सिंबल से इंडिकेट कर सकते हो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि -20% रिटर्न होगी और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 20 पॉजिटिव रिटर्न होगी। से एग्जांपल क्वेश्चन बोल दे कि 30% चांसेस है, मतलब 0.3 इज द प्रोबेबिलिटी कि -20% रिटर्न होगी, तो बचा हुआ 70% आर द चांसेस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है, तो 70% आर द चांसेस की पॉजिटिव 20% रिटर्न आ जाएगी। अब अगर आपको एवरेज रिटर्न निकालना है तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है। जितनी भी आपके पास रिटर्न्स गिवन होगी उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां पे मैं कैलकुलेशन की बात कर लूं तो मेरी कैलकुलेशन कहती है सर ये -6 हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव में 14 आ जाएगा, तो ये आपका 8% रिटर्न कैलकुलेट होके आ रही है। बस ये जो R इंटू पी का जो समअप है, R इंटू पी का ये जो समअप है 8%, यही आपकी एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जिसको हम सिंबल से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको R बार से आप इंडिकेट कर सकते हो। एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न को R बार से इंडिकेट किया जा सकता है। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ रिटर्न्स है विद देयर प्रोबेबिलिटीज, तो आप इजीली एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका सिंपल फॉर्मूला तो ये होता है सम ऑफ R इंटू पी, सम ऑफ R इंटू पी ऑफ ऑल द रिटर्न्स। लेकिन हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको शो करना है, और स्टेटमेंट की फॉर्म में हम इस तरीके से इसको शो कर देते हैं। हेडिंग पुट करो आप एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज इंडिकेटेड बाय R बार, और ये एज ए फॉर्मेट आप कॉपी कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे फिगर्स लिख के दिखा दी है, आप चाहो तो विद फिगर्स कॉपी कर सकते हो, आप चाहो तो क्रॉस की फॉर्मेट में इसको कॉपी कर सकते हो, एज यू विश, जैसे आपको इजी लगे। आप चाहो दोनों फॉर्म में कॉपी कर सकते हो, जैसे मैंने आपके सामने रखा है, इसको कॉपी करो बस। तो ये एक सीक्वेंस वाइज मैं टॉपिक कराऊंगा आपको। जैसे सबसे पहले सिक्योरिटी रिटर्न कैलकुलेट करना सीख लिया। अब अगर हमारे पास सिक्योरिटी रिटर्न्स गिवन है विद देयर प्रोबेबिलिटीज, तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज रिटर्न, ऑल्सो नॉन एज एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको आप सिंबल R बार से भी इंडिकेट कर सकते हो। इसमें भी एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन नो डाउट आपके स्टडी मटेरियल में आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वो देते हैं आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चंस। लेकिन उन लेंथी क्वेश्चंस को समझने के लिए अपने को पहले बेस तो बनाना है, और बेस कैसे बनेगा सर, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करके ही बेस बन सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन रखे हैं मैंने। कैलकुलेट एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न इज इंडिकेटेड बाय बार R ऑफ सिक्योरिटी X। एक सिक्योरिटी है जिसका नाम है सिक्योरिटी X, हमें उसकी एवरेज रिटर्न निकालनी है। रिटर्न 30% भी हो सकती है, 60% भी हो सकती है, 120% भी हो सकती है, 150% भी हो सकती है। क्या प्रोबेबिलिटी है सर, रिटर्न 30% हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। रिटर्न 60% हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। रिटर्न 120% भी आ सकती है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और रिटर्न 150% तक जा सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। अकॉर्डिंगली हमें ऑन एन एवरेज एक रिटर्न कैलकुलेट करके देनी है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 2, हम करेंगे एवरेज रिटर्न की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रिटर्न, जिसको आप सिंबल R बार से भी यहां पे इंडिकेट कर सकते हो। हमारे पास यहां पे रिटर्न गिवन है, आप पहले रिटर्न का कॉलम लेते हैं या प्रोबेबिलिटी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिक्योरिटी का नाम X है तो आप यहां पे रिटर्न ऑफ X कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो। फिलहाल तो सिंगल सिक्योरिटी है, बट अगर एक से ज्यादा सिक्योरिटीज होगी तो हमें उसको इंडिकेट करना पड़ेगा रिटर्न कौन सी सिक्योरिटी की हम लिख रहे हैं।
तो अकॉर्डिंगली दिस इज द रिटर्न ऑफ एक्स, इस तरीके से इसको मेंशन किया जा सकता है। साथ में आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो जरूरत नहीं है आप रिटर्न पूरा का पूरा लिखो, आप आर एक्स पी एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिटर्न एज पर क्वेश्चन 30, 60, 120 और 150 हो सकती है। रिटर्न में भी 30%, 60%, 120% और 150%। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज रिटर्न्स? सर प्रोबेबिलिटी है 0.1, 0.4, 0.4 एंड 0.1। प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका टोटल हमेशा 1 आपको देखने को मिलेगा। अगर 1 नहीं है इसका मतलब वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट हमारा टारगेट है रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना, दैट इज आर एक्स मल्टीप्लाई बाई पी एक्स। रिटर्न ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और जो इसका समअप कैलकुलेट होके आएगा वो हमारा आंसर होगा एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स। कर लो कैलकुलेशन, 30 इंटू 0.1 इट विल बी 3, 60 इंटू 0.4 सर इट विल बी 24, 120 इंटू 0.4 इट विल बी 48, 150 इंटू 0.1 इट विल बी 15। बस टोटल कर लो कितना है, वही हमारा एवरेज रिटर्न है 90%। तो सर ऑन एन एवरेज 90% रिटर्न आने के चांसेस है। आप 30 भी भूल जाओ, आप 150 भी भूल जाओ, ऑन एन एवरेज इस सिक्योरिटी से आपको 90% की रिटर्न आने के चांसेस हैं। दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, दिस इज द एवरेज रिटर्न। हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 2 और इस आंसर को आप कॉपी कर लीजिए। तो पोर्टफोलियो सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैं इस तरीके से आपके सामने बेस रखूंगा कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ। एक ही क्वेश्चन में एक बारी में ही सारी कैलकुलेशन, ऑफ कोर्स नॉट, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस रखूंगा ताकि आपका एक बार बेस बन जाए। एक बार बेस बन जाए उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, भले वो कितना भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना हो। सर सिक्योरिटी की रिटर्न कैसे कैलकुलेट की जाए वो सीखा, देन सिक्योरिटी की एवरेज रिटर्न कैसे कैलकुलेट की जाए वो भी सीखा। चलो रिटर्न तो सीखा कि सर रिटर्न कैसे कैलकुलेट की जाए। अब बात आती है, हमने कहा था कि सर जो रिटर्न है उसके साथ साथ एक इन्वेस्टर रिस्क भी जानना चाहता है। रिस्क इज नथिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क का मतलब क्या है? जैसे आपने अभी अभी कहा सर ऑन एन एवरेज मेरी रिटर्न जो है वो 90% जा सकती है। अब ये है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ही, तो एग्जैक्ट 90% हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो एक इन्वेस्टर ये भी जानना चाहता है मैं ये जो 90% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये है स्टैंडर्ड एक तरीके से एवरेज रिटर्न, तो ये कितना डेविएट हो सकती है, मतलब कितना ये कम की तरफ जा सकती है तो कितना ये ज्यादा की तरफ जा सकती है, उसको बोला जाता है रिस्क। तो अब हमें देखना है सिक्योरिटी की रिस्क कैसे कैलकुलेट की जाए। देखो सिक्योरिटी की रिस्क की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी की रिस्क इज इंडिकेटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका ये तो सिंबल है, और बाकी पूरा लिख दूं तो सर इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से इंडिकेट किया जाता है। अगर आप एक सिक्योरिटी की रिस्क जानना चाहते हो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड आपके लिए नया नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड आपके लिए नया नहीं है क्योंकि एक तो आप मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक्स में सिंपल सी बात करूं तो एक जब हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन का टॉपिक किया था उसमें भी तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल में। रिस्की प्रपोजल का जब हम इवेल्युएशन करते हैं उसके अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो सर सिक्योरिटी रिस्क इज नथिंग, इट इज इंडिकेटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। आप सबको पता है स्टैटिस्टिक्स में आप लोग पढ़ के आते हो बेसिक लेवल पे कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग, इट इज द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो सर इश्यू ये है कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो जब वेरिएंस कैलकुलेशन की बात आती है तो हम यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फॉर्मूलों की बजाय फॉर्मेट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मतलब जहां जहां फॉर्मेट पॉसिबल है फॉर्मेट, जहां फॉर्मेट पॉसिबल नहीं होगा वहां पे तो फॉर्मूले की हेल्प अपने को लेनी ही पड़ेगी। तो जो हमने अभी अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था उसी के बेसिस पे वेरिएंस भी कैलकुलेट किया जाता है।
ये सिक्योरिटी का वेरियांस हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, वेरियांस ऑफ सिक्योरिटी, कि एक सिक्योरिटी का वेरियांस कैसे कैलकुलेट किया जाए ताकि हम उस सिक्योरिटी का वेरियांस के बेसिस पे रिस्क दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सके। सर इसके लिए आपको सबसे पहले तो वही रिटर्न कंसीडर करनी है, रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। जब आप रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका सम अप करते हो, जब आप रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका सम अप करते हो तो वो आपकी एवरेज रिटर्न कहलाती है, वो आपकी एवरेज रिटर्न कहलाती है। इसके बाद अगर आपको वेरियांस कैलकुलेट करना है तो वेरियांस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ, किसका सम अप करना है सर, आर माइनस बार आर। क्या आप ये रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपकी रिटर्न ये हो सकती है, तो ये दोनों का क्या है, डिफरेंस है। आर माइनस बार आर स्क्वायर इनटू में प्रोबेबिलिटी, आर आपको पता है ये रिटर्न। अब यहां पे जो बच्चे गलती कर जाते हैं वो मैं बता देता हूं, यहीं पे गलती क्या कर जाते हैं स्टूडेंट, इस आर में से ये जो आर इंटू पी करा है ये माइनस कर जाते हैं। ध्यान देना फॉर्मूले के अंदर आर माइनस आर इंटू पी नहीं है, फॉर्मूले में आर माइनस बार आर है और बार आर जो है वो आर इंटू पी का समअप होता है। तो ये वाला जो आर बार आप निकालते हो ये माइनस करना है, मतलब रिटर्न माइनस आर बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली सेकंड टाइम आर माइनस बार आर स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। और जब आप इस कॉलम का समअप करेंगे, आर माइनस बार आर स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी का समअप करेंगे, तो दैट समअप इज नॉन एज वेरियांस ऑफ सिक्योरिटी, दिस इज नॉन एज वेरियांस। और इसका अगर अंडर रूट कर लिया जाए तो दैट इज नॉन एज वेरियांस। तो सर रिस्क क्या है, रिस्क का मतलब है यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि आप जो एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कितना डेविएट कर सकती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, बस वही सिक्योरिटी की रिस्क कहलाती है। और उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है वेरियांस। वेरियांस निकालने के लिए स्टेटमेंट बनाओ और वेरियांस जब आ जाएगा उसका अंडर रूट करेंगे तो हमें अपनी सिक्योरिटी की रिस्क पता चल जाएगी। हेडिंग पुट कर लो सिक्योरिटी रिस्क, और इस स्लाइड में जो डेटा आपके सामने रखा गया है इसको आप कॉपी करो, देन इस पे भी हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहले क्वेश्चन में मैं आपको वेरियांस कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, पहले हम वेरियांस कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा टारगेट है सर हाउ टू अप्लाई द कैलकुलेशन ऑफ वेरियांस। यू हैव एस्टिमेटेड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न फॉर स्टॉक एक्स। आपको स्टॉक एक्स की फ्यूचर में क्या रिटर्न एक्सपेक्टेड है, आ सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है कि सर -10% रिटर्न हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है 0.1, 10% पॉजिटिव रिटर्न आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है 0.2, रिटर्न 15% हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है 0.4, रिटर्न 20% हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है 0.2, और रिटर्न 40% भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है 0.1। अपने को फिलहाल केवल और केवल वेरियांस कैलकुलेट करके देना है स्टॉक एक्स का। और सर अगर अपने को केवल और केवल वेरियांस कैलकुलेट करना है तो हम इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ वेरियांस बना लेते हैं। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 3 और इसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ वेरियांस। इसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ वेरियांस। स्टेटमेंट ऑफ वेरियांस, सबसे पहले रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। देन रिटर्न को जब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका सम अप करेंगे तो हमें एवरेज रिटर्न मिल जाएगी। देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आर माइनस बार आर
अ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। ये जो मैं साथ के साथ एक्स अटैच कर रहा हूं, ये बस ये दिखाने के लिए है कि ये जो भी कैलकुलेशन चल रही है, ये स्टॉक एक्स की कैलकुलेशन चल रही है। सर रिटर्न, रिटर्न -10 हो सकती है, +10, 15, 20, 40 तक जा सकती है। रिटर्न -10 हो सकती है, +10 हो सकती है, +15 हो सकती है, +20 हो सकती है और +40 हो सकती है। क्या प्रोबेबिलिटीज है इनकी? 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 और 0.1। सर ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है, बस मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे तो हमें एवरेज रिटर्न मिल जाएगी। सबसे पहले तो -10 इंटू 0.1, सर इट विल बी -1, 10 इंटू 0.2 इट विल बी +2, 15 इंटू 0.4 इट विल बी 6, 20 इंटू 0.2 इट विल बी 4, 40 इंटू 0.1 इट विल बी 4। इसका सम अप किया जाए तो आपको एवरेज रिटर्न ऑफ एक्स पता चल जाएगी। सर ये आ गया 15%। ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड है कि यहां से आपकी रिटर्न 15% आएगी। सर हमें कैलकुलेट करना है वेरियांस। वेरियांस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ दिस कॉलम, दैट इज r माइनस बार आर स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। सर r है -10 माइनस r बार है 15 स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी 0.1। 10 माइनस का है और माइनस का 15 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी -25। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फिगर माइनस हो चाहे प्लस हो, उसका स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में कन्वर्ट ही रहता है। 625 इंटू 0.1, ये आ जाएगा 62.5। सिमिलरली बाकी सारी कैलकुलेशन अपने को दिखानी है। सर रिटर्न है 10 माइनस एवरेज रिटर्न 15 स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी है 0.2, तो 10 माइनस 15 इसका स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी 0.2, ये आ जाएगा 5। नेक्स्ट है रिटर्न 15 माइनस एवरेज रिटर्न भी 15 है, इसका स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो सर 15 माइनस 15 तो 0 हो जाएगा। फिर आप चाहे कुछ भी करते रहो, 0 तो 0 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिटर्न आपकी 20 माइनस एवरेज रिटर्न है 15, स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी 0.2, तो 20 माइनस 15 स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी 0.2, इट विल बी 5। और लास्ट ऑफ कोर्स आपका फिर से 62.5 आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न है 40, एवरेज रिटर्न है 15, तो 25 का स्क्वायर 625 इंटू में प्रोबेबिलिटी है 0.1, तो ये आ जाएगा 62.5। इसका समअप कर लिया जाए तो सर दिस समअप इज नॉन एज वेरिएंस ऑफ एक्स। कितना? 135। ये जो वेरिएंस होता है ये भी परसेंटेज में ही इंडिकेट किया जा सकता है, किया जाता है। दिस इज 135%। अभी हमने रिस्क नहीं निकाला है, अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाला, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको केवल और केवल हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस के एप्लीकेशन करवाना चाह रहा था। तो इससे फिलहाल हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लेंगे, रिस्क कैलकुलेट करके हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन लेंगे। तो फिलहाल आप इस आंसर नंबर 3 को कॉपी कर लीजिए। आंसर नंबर 4 में मैं आपको रिस्क की इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि किस तरीके से इन्वेस्टर रिटर्न और रिस्क को इंटरप्रेट करते हैं। इसको कॉपी करो पहले।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा टारगेट आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करवाना। थर्ड में हमने केवल वेरिएंस निकाला, हालांकि हम चाहते तो थर्ड में ही जस्ट जो वेरिएंस निकाला उसका अंडर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्लैरिटी ज्यादा आएगी। यू हैव एस्टिमेटेड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न फॉर स्टॉक वाई। एक स्टॉक है स्टॉक वाई, उसकी जो फ्यूचर रिटर्न एक्सपेक्टेड है विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है कि रिटर्न 2% हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0.2 है। रिटर्न 7% हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0.2 है। रिटर्न 12% हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0.3 है। रिटर्न 15% हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0.2 है। और रिटर्न 16% हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। इस बार क्वेश्चन आपसे कैलकुलेट अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक वाई। इस बार क्वेश्चन आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन जानना चाहते हैं सिक्योरिटी वाई का। सर अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो भी मुझे वेरिएंस तो निकालना ही पड़ेगा। तो हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4। हम बनाएंगे अ स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंस। आप इसको चाहो तो स्टेटमेंट ऑफ रिस्क भी नाम दे सकते हो, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम इमीडिएटली रिस्क तो निकाल ही रहे हैं। आप स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंस भी बोल सकते हो इसको, अदरवाइज अलग से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं इसलिए। और स्टेटमेंट ऑफ रिस्क भी बोल सकते हो, क्योंकि इमीडिएटली हम इसकी हेल्प लेंगे वेरिएंस की फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। सर सबसे पहले हम रिटर्न लिख लेंगे सिक्योरिटी वाई की, प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे सिक्योरिटी वाई की। जब रिटर्न को आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम अप करेंगे तो हमें एवरेज रिटर्न पता चल जाएगी सिक्योरिटी वाई की। और देन हम वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर माइनस बार आर ऑफ सिक्योरिटी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी। सर सबसे पहले रिटर्न आपको 2% से लेकर 16% तक हो सकती है। इट मे बी 2%, इट मे बी 7%, it may be 12%, it may be 15%, or it may be 16%. What are the probabilities, sir? Probability है 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.3, 0.2 एंड 0.1। प्रोबेबिलिटी का टोटल तो हमेशा 1 होता ही है। मल्टीप्लाई करके जब हम इस कॉलम का समअप करेंगे तो हमें एवरेज रिटर्न ऑफ वाई पता चलेगी। 2 into 0.2, 0.4, 7 into 0.2 it will be 1.4, 12 into 0.3 it will be 3.6, 15 into 0.2 it will be 3, 16 into 0.1 it will be 1.6। इसका जो समअप आएगा that will be average return of security Y, that will be average return of security Y। ये आ जाएगा आपका 10%, ये आ जाएगा आपका सिक्योरिटी वाई का एवरेज रिटर्न 10%। सर अब हमें वेरिएंस कैलकुलेशन के लिए समअप करना है आर माइनस बार आर स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी का, तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। आर दैट इज रिटर्न माइनस बार आर दैट इज 10% स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी 0.2। इसके बाद नेक्स्ट है 7 माइनस 10 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 0.2। इसके बाद नेक्स्ट रिटर्न आपकी 12 माइनस 10 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 0.3। नेक्स्ट रिटर्न आपकी 15 माइनस 10 स्क्वायर इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। नेक्स्ट है 16 माइनस एवरेज रिटर्न 10 स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी 0.1। इसका समअप करेंगे तो हमें वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी वाई पता चल जाएगा। करो कैलकुलेशन, 2 माइनस 10 स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी इट विल बी 12.8, 7 माइनस 10 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी इट विल बी 1.8। नेक्स्ट 12 माइनस 10 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 1.2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3.6।
तो टोटल हो जाएगा आपका 24.4%। 24.4%। ये हमने क्यों कैलकुलेट किया है? ताकि हम कैलकुलेट कर सके स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ वेरियांस ऑफ वाई। तो सर अंडर रूट कर दो 24.4 का, तो 24.4 का अंडर रूट आता है 4.94 राउंड ऑफ में। ये सब कुछ परसेंटेज में हम शो करते हैं, रिटर्न भी परसेंटेज में है, वेरियांस भी परसेंटेज में है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी परसेंटेज में है। इसका मतलब ये है कि ये जो 10% की रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑन एन एवरेज, ये 4.94 से डेविएट कर सकती है। डेविएट करने का मतलब ये है कि सर ये 4.94 से कम भी हो सकती है, तो ये 4.94 से बढ़ भी सकती है। ये अगर 10% की रिटर्न है तो 10 माइनस 4.94 ये 5.06 तक भी जा सकती है, तो ये ऊपर में 14.94 तक भी जा सकती है। तो जो एवरेज रिटर्न है, एवरेज रिटर्न में क्या डेविएशन हो सकता है, दैट इज इंडिकेटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और यही एक इन्वेस्टर के लिए रिस्क होती है। यही एक इन्वेस्टर के लिए रिस्क होती है। तो सर इस तरीके से एक इन्वेस्टर किसी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उनका जो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट करने का, क्या उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं एक इन्वेस्टर है जो कहीं से पैसा लेकर आ रहा है, कहीं से पैसा लेकर आ रहा है और वहां उसकी जो कॉस्ट है वो से एग्जांपल 8% की है, उसकी 8% की वहां पे कॉस्ट है। से एग्जांपल मैं कहीं से लोन ही लेके आ रहा हूं और वहां पे मुझे 8% की कॉस्ट पे करनी है। अब मैं इस सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, तो सर मुझे ऑन एन एवरेज रिटर्न लग रही है 10%। इसके बेसिस पे तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो कि सर अच्छा 8% की मेरी कॉस्ट आएगी लेकिन रिटर्न तो 10 है, तो भी मेरी जेब में 2% बच जाएगा। 10 रिटर्न आएगी, 8 दे दूंगा इधर, 2% मेरी जेब में बच जाएगा। लेकिन अगर मैं रिस्क को भी कंसीडर करूं कि सर ये एवरेज रिटर्न जो है वो 4.94 से डेविएट भी कर सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये 10 हो। ये जो 10 है अगर ये 4.94 से कम हो गई तो ये तो अराउंड 5% के आसपास ही पहुंच जाएगी, 5.06 5% के आसपास ही पहुंच जाएगी। तो क्या आप इस रिस्क को लेने को तैयार हो? आपको पता है भाई 8% मेरी कॉस्ट जा रही है, ऑन एन एवरेज रिटर्न 10% है लेकिन रिस्क भी है इसमें। क्या आप इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? ये एज एन इन्वेस्टर आपको डिसाइड करना है। क्या 10% की रिटर्न के लिए आप इतनी रिस्क बियर करने के लिए एग्री करते हो? इफ यस, गो फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहते हो सर नहीं 10% की रिटर्न के लिए 5% की रिस्क में बियर नहीं कर सकता, तो फिर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब दो सिक्योरिटीज में एक साथ कैलकुलेशन करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हमने रिटर्न कैलकुलेट करी, रिस्क कैलकुलेट करी, लेकिन सिंगल सिक्योरिटी के क्वेश्चन के, मतलब एक क्वेश्चन में एक ही सिक्योरिटी चल रही थी। सर अगर दो दो सिक्योरिटी हो तो प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से दे सकते हैं? कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब वही एवरेज रिटर्न निकालनी है, एंड रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ऑफ द फॉलोइंग एक्स एंड वाई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक्स और सिक्योरिटी वाई की एवरेज रिटर्न और रिस्क आपको कैलकुलेट करके देना है। सर यहां पे मार्केट की 3 सिचुएशन गिवन है, एक है बियर मार्केट, एक है नॉर्मल मार्केट, एक है बुल मार्केट। कैलकुलेशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट का क्या नेचर है, क्या स्टेट है,
बट फिर भी मीनिंग समझना जरूरी है। सर ये मार्केट की स्टेट है, मार्केट की सिचुएशन है। बियर मार्केट वो मार्केट होता है जब मार्केट फॉल कर रहा होता है, जब मार्केट गिर रहा होता है तो उसको बियर मार्केट बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी 0.3 है कि मार्केट गिरेगा और सिक्योरिटी एक्स और वाई में नेगेटिव रिटर्न जाएगी, दैट इज -10 और 20। नॉर्मल मार्केट का मतलब है मार्केट जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, ना वो गिर रहा है ना वो ऊपर उठ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। और इस सिचुएशन में सिक्योरिटी एक्स से आपको 18% तक की रिटर्न आ सकती है और वाई से 15% तक की रिटर्न आ सकती है। और तीसरी सिचुएशन है बुल मार्केट। बुल मार्केट का मतलब है अगर मार्केट ऊपर चला गया, जब मार्केट बढ़ रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, सेंसेक्स निफ्टी ये सब ऊपर जा रहा होता है, उसको बोलते हैं बुल मार्केट। अगर मार्केट अब जाता है जिसके चांसेस है 50% 0.5 प्रोबेबिलिटी, तो उस सिचुएशन में आपको सिक्योरिटी एक्स से 25% भी रिटर्न आ सकती है और वाई से 20% तक की रिटर्न आ सकती है। तो सर इस सिचुएशन में हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, हाउ टू कैलकुलेट, तो जैसे हमने कैलकुलेशन करी है वैसे ही करनी है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5। सर इस सिचुएशन में मुझे रिटर्न भी दिखानी है, रिस्क भी दिखानी है, तो आप स्टेटमेंट को नाम दे सकते हो स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न आर बार तो आ जाता है, एंड रिस्क भी कैलकुलेट करनी है तो वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेंगे तो रिस्क पता चल जाएगी। अब दो सिक्योरिटी है तो जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग स्टेटमेंट बनाओ, एक्स के लिए अलग वाई के लिए अलग, आप सिंगल स्टेटमेंट में कैलकुलेशन कर सकते हो। सबसे पहली बात तो आप देखोगे सर प्रोबेबिलिटी तो दोनों में सेम है, तो सबसे पहला कॉलम मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी का ले लेता हूं जो कि कॉमन है एक्स और वाई में। सर प्रोबेबिलिटी 0.3 0.2 0.5 है, प्रोबेबिलिटी कॉमन है तो मैंने प्रोबेबिलिटी का कॉलम पहले ले लिया और इसके साथ नाम भी नहीं लिखा कि ये किसकी प्रोबेबिलिटी, एक्स की या वाई की, दोनों की है सर। इसके बाद आप ले लो रिटर्न एक्स की, एक्स सिक्योरिटी की रिटर्न -10 18 और 25 हो सकती है। इसके बाद लिख लो रिटर्न वाई की जो कि -20 15 और 20 पॉजिटिव हो सकती है। बस अब वही काम कर लो जो पहले कर रहे थे सर, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर लो रिटर्न एक्स से, तो आपका जो समअप आएगा वो एवरेज रिटर्न एक्स का आ जाएगा। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई -10 इट विल बी -3, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 18 it will be 3.6, 0.5 into 25 it will be 12.5। इसका समअप कर लें तो हमें एवरेज रिटर्न ऑफ एक्स पता चल जाएगा, हमें एक्स की एवरेज रिटर्न पता चल जाएगी, दैट विल बी 13.1। सिमिलरली आप y की एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी को y की रिटर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.3 मल्टीप्लाई बाई -20 इट विल बी -6, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 15 इट विल बी 3, 0.5 इंटू 20 इट विल बी 10। अकॉर्डिंगली ये जो समअप आएगा दैट विल बी एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वाई। सर ये आ गया आपका 7%, दैट विल बी 7% पॉजिटिव में। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न के बाद हमें निकालनी है रिस्क। सर रिस्क के लिए चाहिए वेरिएंस, तो अब हमारा टारगेट है वेरिएंस कैलकुलेट करना। तो रिटर्न ऑफ एक्स माइनस एवरेज रिटर्न ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी तो कॉमन है। तो सर रिटर्न ऑफ एक्स, एक्स की रिटर्न है -10, एवरेज रिटर्न है एक्स की 13.1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी 0.3। सर 10 ऑफ -13.1 ये आ जाएगा -23.1। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, राउंड ऑफ कर दूं मैं इसका 2 डिजिट तक डेसिमल कंसीडर करूंगा, 160.08 ये आ जाएगा आपका 160.08।
नेक्स्ट रिटर्न आपकी 18, तो सर 18 माइनस 13.1 स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी है 0.2, 18 माइनस 13.1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, ये आ जाएगा 4.80। और नेक्स्ट वन, लास्ट वन, थर्ड वन है 25 माइनस 13.1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी है इसकी 0.5, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 13.1, इसका कर दिया स्क्वायर इंटू 0.5, ये आ जाएगा 70.805 है, तो आप 70.81 लिख सकते हो क्योंकि मैं दो दो डिजिट कंसीडर कर रहा हूं। तो सर ये आ जाएगा आपका वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एक्स 160.08 प्लस 4.8 प्लस 70.81, इट विल बी 235.69, 235.69 ये परसेंटेज में शो किया जाता है। जैसे आपने वेरिएंस एक्स का निकाला है, सिमिलर तरीके से वाई का वेरिएंस निकाल लेते हैं। सर रिटर्न ऑफ वाई माइनस में एवरेज रिटर्न ऑफ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी, वाई की रिटर्न है -20 माइनस एवरेज रिटर्न है वाई की 7, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो 20 ऑफ -7 इट विल बी 27 ऑफ नेगेटिव। जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाई 0.3, इट विल बी 218.7। नेक्स्ट रिटर्न है वाई की 15 माइनस एवरेज रिटर्न है वाई की 7, और स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो बस डेटा को देखने में गलती ना हो, बाकी सारी चीजें इजी है। कई बार डेटा क्या है काफी ज्यादा हो जाता है, तो इस तरीके से x का डेटा y में, y का डेटा x में आप गलती से कंसीडर कर लेते हो, तो वो गलती ना हो। नेक्स्ट रिटर्न है y की 20, एवरेज रिटर्न है y की 7, स्क्वायर प्रोबेबिलिटी है इसका 0.5, तो ये आ जाएगा 20 माइनस में 7 स्क्वायर कर लिया मल्टीप्लाई बाई 0.5, इट विल बी 84.5, 84.5। इसका कर लो समअप, इसका जो समअप है दैट विल बी नॉन एज वेरिएंस ऑफ वाई। तो सर वेरिएंस ऑफ वाई आ जाएगा हमारा 316% है। ये हमें कैलकुलेट करना है रिस्क। तो सर रिस्क अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। सिक्योरिटी एक्स का वेरिएंस है 235.69, तो इसका रूट कर लो, ये आ जाएगा 15.35%। और सिमिलरली स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई निकालना है तो वेरिएंस ऑफ वाई है 316, इसका अंडर रूट कर लो, ये आ जाएगा 17.78%। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ऑन एन एवरेज रिटर्न है एक्स से वो 15.35% से डेविएट कर सकती है, और सिमिलरली जो आपकी वाई से ये रिटर्न है 7%, वो 17.78% से डेविएट कर सकती है। बस एवरेज से जो डेविएशन हो सकता है वही एक इन्वेस्टर के लिए रिस्क कहलाती है। तो इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में दो सिक्योरिटीज है तो आप चाहो तो अलग अलग स्टेटमेंट बना सकते हो एक्स और वाई के लिए, बट जरूरी नहीं है। जब तक पॉसिबल हो कि सर हाँ इतने कॉलम तो मैं एक स्टेटमेंट में शो कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी है, अगर पेज की जो विड्थ है वो छोटी ना पड़े तो आप बेटर है कि एक ही स्टेटमेंट में कैलकुलेशन कर लो। हाँ आपको लगता है कि एक स्टेटमेंट में कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है तो आप अलग अलग सिक्योरिटीज के लिए अलग अलग स्टेटमेंट बना सकते हो। हेडिंग पुट कर लीजिए आंसर नंबर 5, और ये जो आपके सामने आंसर है आप इसको कॉपी कर लीजिए।
सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। तो आज की क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सिक्योरिटी में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, कोई भी सिक्योरिटी कवर हो सकती है जहां से एक ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग रेज कर सकती है और एक इन्वेस्टर पैसा जहां इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टर के लिए वो सिक्योरिटी है। रिटर्न कि सर एक सिक्योरिटी से क्या रिटर्न आ सकती है हमें, एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो होता है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, उसको मैनेज करना ताकि कम से कम रिस्क में हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। हाउ टू कैलकुलेट सिक्योरिटी रिटर्न, या उससे भी पहले बात करूं तो एक इन्वेस्टर जब एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है तो वो जानना चाहता है कि वहां से क्या रिटर्न आने के चांसेस हैं और उस रिटर्न को कमाने के लिए उसको क्या रिस्क बियर करनी पड़ेगी। तो हाउ टू कैलकुलेट सिक्योरिटी रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिस्क। सर सिक्योरिटी रिटर्न का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ईयर एंड वैल्यू दैट इज आल्सो नोन एज सेल वैल्यू माइनस ईयर बिगिनिंग वैल्यू दैट इज परचेज वैल्यू, प्लस कर लो अगर कोई भी डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कैश फ्लो आपको रिसीव होना है, डिवाइडेड बाय ईयर बिगिनिंग वैल्यू और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये होती तो रिटर्न फ्यूचर की है, तो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकता है कि मुझे रिटर्न 20% भी आ सकती है, 30% भी आ सकती है, 50% भी आ सकती है। ऑन एन एवरेज क्या रिटर्न आएगी, तो हम रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका जब सम अप करते हैं तो दैट रिटर्न इज नॉन एज एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, आर बार सिंबल से इसको इंडिकेट किया जाता है। और अगर आपको रिस्क जाननी है किसी सिक्योरिटी की तो रिस्क इज इंडिकेटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज ए अंडर रूट ऑफ वेरियांस। तो सर हाउ टू कैलकुलेट वेरियांस, तो वेरियांस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ आर माइनस बार आर स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ वेरियांस बना लेते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, रिटर्न ले लेते हैं, रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम अप करते हैं, एवरेज रिटर्न्स आ जाती है। देन आर माइनस बार आर स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी करके वेरियांस कैलकुलेट कर लेते हैं और उस वेरियांस का अंडर रूट करते हैं तो हमें सिक्योरिटी की रिस्क पता चल जाती है। इतना पोर्शन हमने आज कवर किया है, सिक्योरिटी रिटर्न, एवरेज रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी, हाउ टू कैलकुलेट वेरियांस एंड हाउ टू कैलकुलेट रिस्क। इसको आप अच्छे से रिवाइज करके हो। इस चैप्टर में सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अनलिमिटेड वैरायटीज हैं, अनलिमिटेड टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं, जिसको कवर करने में हमें काफी टाइम लगने वाला है। इवन म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा टाइम आपको इस टॉपिक को कवर करने में लग सकता है। तो साथ के साथ रिवाइज करते रहिए। आज का टारगेट यही होना चाहिए सर जो हमने आज पढ़ा है वो रिवाइज कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ें उसको हम इजीली ग्रैब कर सकें, क्योंकि इसको मैं सीक्वेंस में कराऊंगा। जो मैंने आज आपको सिखाया है वो कल की क्लास में मैं यूज करूंगा किसी अदर टॉपिक को समझाने के लिए। तो साथ के साथ अपने को वीडियोस देखने के साथ, कॉपी करने के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले एक बार रिवीजन भी निकाल के आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।